का महेश, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट की वोकेशनल ट्रेनर। आज आप लोगों के सामने आप लोगों की फर्स्ट यूनिट का लेवल 1 का फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को इस यूनिट के नेम के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों का लेवल 1 है और लेवल 1 की फर्स्ट यूनिट को जब हम शुरू करते हैं तो आपका फर्स्ट टॉपिक आता है इसमें हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, मतलब भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास और इसका इतिहास। तो आप लोगों की यूनिट भारत में बैंकिंग का इतिहास एवं विकास ये एक्सप्लेन करने से पहले बहुत सारी चीजों को जानना आवश्यक है। यूनिट के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस किस तरह से भारत में बैंकिंग क्षेत्र का विकास हुआ, कौन कौन से बैंक भारत में है, आज़ादी से पहले कितने बैंक थे, आज़ादी के बाद कितने बैंक थे। लेकिन ये सब चीज़ें जानने से पहले बच्चों हमें दो चीज़ों का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक क्या होते हैं और बैंकिंग का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि बैंक होता क्या है। बच्चों, बैंक का अर्थ किसी भी ऐसी संस्था से है जो बेसिकली सामान्य तौर पर अगर हम आम बोलचाल की भाषा में बात करें कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो बेसिकली 3 तरह के काम करती है। ये 3 तरह का काम क्या होते हैं? घरों में जैसे कि हम लोगों के पास हमारी आय में से पैसे खर्च करने के पास कुछ पैसे बच जाते हैं और अगर हम उन पैसों को बैंकों में जमा कराते हैं तो नंबर 1 पे जमा के रूप में हमारे फालतू पड़े पैसों को जमा करता है। जब कभी हमें जरूरत पड़े घर खर्च के लिए, किसी अन्य आवश्यकता के लिए, मांगने पर हमें हमारे पैसे वापस करता है। जैसे कि हम एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं, बैंक में फॉर्म भरकर पैसे निकाल लेते हैं, चेक से पैसे निकाल लेते हैं। और तीसरा, अगर हमें किसी आवश्यकता के लिए अधिक मात्रा में पैसों की जरूरत है तो आवश्यकता पड़ने पर हमें ऋण देता है। जैसे कि मैंने क्या बताया कि बैंक क्या है, एक ऐसी संस्था है अगेन जो 3 काम करती है। हमारे फालतू पैसों को जमा के रूप में स्वीकार करती है, मांगने पर हमें वापस करती है और आवश्यकता पड़ने पर ऋण देती है। अब सवाल ये आता है कि बैंकिंग क्या है। तो बैंकिंग का अर्थ मैं बच्चों आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बैंकिंग का अर्थ बैंक से अलग नहीं है। बैंक जो भी क्रियाएं करता है, बैंक के द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं को ही हम क्या कहते हैं? बैंकिंग कहते हैं। यानी कि ये सभी क्रियाएं जमा करना, मांगने पर वापस करना और ऋण देना, जब हम इन सभी क्रियाओं को मिला देते हैं तो ये सभी क्रियाएं मिलकर हमारी क्या बन जाती हैं? बैंकिंग बन जाती है। बैंकिंग के बाद नेक्स्ट जानने के लिए मेन जो जरूरी बात है वो ये है कि भारत में हमारे बैंकिंग प्रणाली कैसी है। हमारे देश में बैंकिंग क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था यूँ कहें तो एक तरह से बैंकिंग क्षेत्र के ऊपर ही खड़ी हुई है और अर्थव्यवस्था में जो टोटल वित्त है, वित्त का टोटल प्रवाह 70%, यानी कि कुल वित्त के 70% भाग को, इतने बड़े भाग को हमारे देश में बैंकिंग अर्थव्यवस्था के द्वारा ही प्रवाह मिलता है। तो यहीं से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में भारत में बैंकिंग क्षेत्र का कितना बड़ा योगदान है। तो इसलिए बैंकिंग प्रणाली को हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि बैंकिंग प्रणाली होती क्या है। हमारे देश की बैंकिंग प्रणाली को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो आ जाता है संगठित क्षेत्र और दूसरा आ जाता है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र क्या है और असंगठित क्षेत्र क्या है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं बेटा। असंगठित क्षेत्र का अर्थ क्या है कि वो लोग हमें पैसे भी देते हैं उधार, हम उनसे ब्याज पर भी पैसे लेते हैं और कभी कभी अगर घर में पैसे किसी से बचाने हो तो बचा कर भी उनके पास जमा करा देते हैं। अक्सर हमने पुरानी मूवीज में देखा है, पुरानी पिक्चर्स में देखा है और इतिहास में भी पढ़ा है कि पुराने समय में जब लोगों को ज़रूरत होती थी वो अपने आसपास रहने वाले मुंशी से, जमींदारों से ब्याज पे पैसे लेते थे जिसके ऊपर उन्हें लगान या कर देना पड़ता था। आज के समय में भी ये लोग पाए जाते हैं, लेकिन
ये किसी भी हमारे देश के किसी भी कानून के अंतर्गत नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ संगठित क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में चल रहे सभी बैंक आते हैं और जितने भी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हो गई या अन्य वित्तीय संस्थान जो इसी तरह से पैसों के लेन देन करते हैं, वो सभी आ जाते हैं। उन सभी को हम संगठित क्षेत्र में शामिल करते हैं तथा इस क्षेत्र को हम संगठित इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में आने वाली सभी संस्थाएं किसी न किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होती है। संगठित क्षेत्र वो है जो देश के किसी कानून के अंतर्गत कार्य करता है और असंगठित क्षेत्र जो किसी कानून के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। आइए अब हम बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि भारत में बैंकिंग का इतिहास क्या रहा है। तो बैंकों की शुरुआत भारत में कैसे हुई, कब कब कौन कौन सा बैंक भारत में आया, इन सभी बातों को मिलाकर भारत में बैंकिंग का इतिहास बनता है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आसानी से समझने के लिए भारत के बैंकिंग के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं। किस तरह से हम दो भागों में बांट सकते हैं, इसकी दो अवस्थाएं, दो चरणों में इसे विभाजित किया गया। स्टेज 1 हमारी आजादी से पहले की है, यानी कि 1947 से पहले की। इसे प्री इंडिपेंडेंस स्टेज या स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। और स्टेज 2 हमारी है सन 1947 के बाद की, और इसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेज के नाम से भी जानते हैं। स्टेज 1 की, जैसे कि बताया मैंने आप लोगों को, स्टेज 1 की जो कंडीशन है हमारी स्वतंत्रता से पहले की हमारी कंडीशन है, जब हम आजाद नहीं हुए थे। तो उस समय पर हमारे देश में पहले बैंक की स्थापना सन 1770 में हुई, जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बच्चों हमारे देश का पहला बैंक था जो कि हमारे देश में पूरी तरह से एक बैंकिंग अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन उस समय में बैंकिंग क्षेत्र का विकास केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित था। इसके बाद 19वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की कंपनी थी ये, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रेसिडेंसी बैंक्स की स्थापना की गई। सन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना के बाद सन 1786 में देश में एक और बड़े बैंक की स्थापना की गई, जिसका नाम बैंक ऑफ कलकत्ता था। इसके बाद जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जो कि 3 बैंक थे बेसिकली, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास तथा बैंक ऑफ बॉम्बे। बाद में इन सभी प्रेसिडेंसी बैंकों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनका विलय कर दिया था और इन तीनों बैंकों को खत्म करके इनकी जगह एक नए बैंक को बनाया गया था, जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसके अलावा सन 1865 में देश में एक और बड़े बैंक की स्थापना हुई और इस बैंक का नाम था हमारे बैंक ऑफ इलाहाबाद। बैंक ऑफ इलाहाबाद उस समय देश का पहला ऐसा बैंक था जिसमें पूरी तरह से देश के निजी व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ था, मतलब कि इसमें किसी भी तरह से अंग्रेजी सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। 1895 में देश में एक और बैंक की स्थापना हुई, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आज हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। इसके बाद 1906 में एक और बैंक की स्थापना हुई जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया, और 1906 से लेकर 1913 की अवधि के बीच में देश में 5 नए बैंक की स्थापना की गई। तो 1906 में देश में एक नया बैंक आया जिसका नाम था बैंक ऑफ इंडिया। 1906 से 13 के बीच में स्थापित किए जाने वाले 5 बैंक कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड बैंक ऑफ मद्रास थे। सन 1935 का वर्ष हमारे देश की
अर्थव्यवस्था में एक माइलस्टोन के रूप में आगे आया। कैसे आया कि इस वर्ष हमारे देश में के सबसे बड़े बैंक आरबीआई की स्थापना की गई, लेकिन इसकी स्थापना से पहले सन 1934 में आरबीआई एक्ट की स्थापना की गई। आरबीआई एक्ट की स्थापना की गई। ऐसा क्यों किया गया कि इतने सारे बैंकों की स्थापना हो जाने के बाद समस्या ये आ रही थी कि ये सभी बैंक अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे थे और इन सभी को नियंत्रण करने के लिए एक नए बैंक की आवश्यकता हुई जो इन सबके ऊपर एक मॉनिटर की तरह कार्य कर सके। जिस तरह से आप लोगों की क्लास में भी मॉनिटर होता है और टीचर की एब्सेंस में वो आप सबको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई बच्चों हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई का पूरा नाम आर फॉर रिजर्व, बी फॉर बैंक ऑफ, आई फॉर इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का सबसे बड़ा और हमारे देश का केंद्रीय बैंक माना जाता है। ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है और इसकी भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। तो आरबीआई का एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी बच्चों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, इसकी स्थापना सन 1935 में हुई। सबसे पहले इसका कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया और वहां यहाँ इसका कार्य 2 वर्ष तक रहा। इसके बाद इसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई ना सिर्फ देश का सबसे बड़ा बैंक है बच्चों, इसके अलावा ये और भी बहुत सारे मेन कार्य करता है, मुख्य कार्य करता है और उन कार्यों में सबसे अहम कार्य है देश में नए नोटों की नई करेंसी जारी करना। करेंसी मतलब किसी भी देश में प्रचलित मुद्रा को उस देश की करेंसी कहा जाता है। जैसे अमेरिका में डॉलर चलती है और इंडिया में रुपया चलती है, तो रुपया हमारे देश की करेंसी है और हमारे देश की रुपया की करेंसी में सिक्के, नोट इत्यादि छापे जाते हैं। तो नोटों को छापने का, करेंसी नोट्स छापने का कार्य क्या करता है, हमारा आरबीआई करता है। लेकिन अब यहाँ पर 2 बातें मेन जो है सामने आती हैं। आप लोगों को भी पता है कि हम लोग सिक्के भी इस्तेमाल करते हैं और नोट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि करेंसी को जारी करने का काम आरबीआई करता है, लेकिन सभी नोटों को आरबीआई नहीं जारी करता। आरबीआई केवल 1 रुपए से अधिक मूल्य वाले नोटों को जारी करता है, जैसे 2 रुपए के नोट, 5 रुपए के नोट, 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का, यानी कि 2 रुपए के मूल्य से अधिक के सभी नोटों को हमारा देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई जारी करता है। और 1 रुपए के नोटों को और जितने भी सिक्के हैं, सिक्कों को गढ़ने का कार्य हमारे देश की भारत सरकार का वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आरबीआई की बैंकिंग क्षेत्र में बहुत ही मुख्य भूमिका है। करेंसी को जारी करता है, नए नए नोट छापता है, पुराने नोटों को बंद करता है। जैसे अभी हाल ही में कुछ ही समय पहले विमुद्रीकरण किया गया था और नोटों को, पुराने करेंसी को बंद करके नए नोटों को जारी किया गया था। ये कार्य आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा देश का सबसे बड़ा बैंक होने के नाते ये हमारे देश में काम कर रहे सभी बैंकों का बैंक भी है और साथ में ये हमारे देश की सरकार का भी बैंक है। जिस तरह से हम लोग बैंकों में जाते हैं, पैसे जमा कराते हैं, उसी तरह से सरकार को भी अपने बड़े बड़े लेन देनों के लिए बैंकों की ज़रूरत होती है और आरबीआई हमारे देश की सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। तो आरबीआई हमारे देश का केंद्रीय बैंक है जो बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, हमारे देश की सरकार के रूप में कार्य करता है, नई करेंसी को जारी करता है, सरकार के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी कामों का प्रबंध करता है, आयात निर्यात से संबंधित वित्त का प्रबंध करता है और देश में केंद्रीकृत होकर ये कार्य करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे देश में आरबीआई की स्थापना किसने करवाई, क्या किसकी सिफारिश पर, किसके कहने पर हमारे देश में आरबीआई की स्थापना की गई थी। अंग्रेजी सरकार ने उस समय, जैसे कि हमें पता ही है, आज़ादी नहीं हुई थी,
तो अंग्रेजी सरकार ने केंद्रीकृत बैंक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी का नाम हिल्टन यंग कमेटी था। और हिल्टन यंग कमेटी की गठन करने के बाद इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर सन 1934 में आरबीआई एक्ट को पास किया गया और आरबीआई एक्ट को पास करने के एक वर्ष के पश्चात सन 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद देश की अर्थव्यवस्था ने, हमारे देश ने, हम लोगों की किस्मत ने पलटा खाया। 9 सालों के बाद 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को आज़ादी की प्राप्ति हुई। हम लोग अंग्रेज सरकार के चंगुल से बचे, उनकी गुलामी से आज़ाद हुए और इसी के साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया। और आज़ादी होने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में जो बदलाव आए, उन बदलावों को ध्यान में रखते हुए या उन बदलावों को बैंकिंग क्षेत्र की स्टेज 2 के नाम से जाना गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था 2 भागों में बटी हुई है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 हमारी 1947 से पहले की अवस्था थी, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। और स्टेज 2 हमारे देश की वो अवस्था थी, बैंकिंग प्रणाली की वो अवस्था थी जबकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था। और आज़ादी के बाद हमारे देश के बैंकिंग क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, वो सभी हमारे देश की स्टेज 2 में, बैंकिंग प्रणाली की स्टेज 2 में हम पढ़ेंगे। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इस स्टेज 2 को भी अगेन दोबारा 3 भागों में बांटा है। ये 3 भाग है। सन 1947 से 1969 तक की अवधि, 1947 से 1969 तक के कार्यकाल को या 69 तक के समय को हमने फर्स्ट स्टेज का नाम दिया, जिसे राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। 1969 से 1991 का समय काल, जिसे राष्ट्रीयकरण की अवधि के नाम से जाना जाता है। और 1991 से लेकर आज तक का कार्यकाल, अब तक जो हमारे देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आए हैं, वो सभी हमारी स्टेज 2 की 3rd अवस्था है, जिसे उदारीकरण की अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है या उदारीकरण की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस की स्टेज 3 पार्ट्स हैं इसके, 1947 से 1969, 1969 से 1991 और इन 1991 से लेकर अब तक का समय। 3 स्टेजेस हैं हमारी। 1947 से 1969 तक की अवधि राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के नाम से जानी जाती है। 1969 से 1991 की अवधि को राष्ट्रीयकरण की अवधि के नाम से जाना जाता है और 1991 से लेकर अब तक चली आ रही अवधि को उदारीकरण की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो पहला चरण है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेज का, स्वतंत्रता के बाद की स्टेज का पहला चरण, जो कि हमारा सन 1947 से 1969 तक रहा, जिसे हम राष्ट्रीयकरण से पहले की अवधि के नाम से भी जानते हैं। उसमें आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को पढ़ते हैं। इसके अंदर इस चरण का मुख्य उद्देश्य ये हमारे देश की, एक्चुअली में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक नया मोड़ लेके आया, क्योंकि हमारा देश गुलामी से आज़ाद हो गया। अभी तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था और एक तरह से हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से बिखर चुकी थी। तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को हमने फेस करना था। बैंकिंग क्षेत्र में जो कमियां चली आ रही थी, उन कमियों को हम लोगों ने दूर करना था। और क्योंकि अब तक अंग्रेजी शासन के दौरान बैंकिंग क्षेत्र का विकास किसी भी तरह से हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र और पिछड़े हुए वर्ग के लोगों तक नहीं हुआ था, तो मुख्य उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र को गांवों तक ले जाना भी था। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला कदम जो उठाया गया
कि आखिर किस तरह से ये जो इतने सारे बैंक हमारे देश में काम कर रहे थे, हम उन बैंकों को नियंत्रित करें, किस तरह से उनको एक साथ काम करने के लिए एक तरह के नियमों के अंदर बांध दे। उसके लिए सबसे पहला कार्य हमारे देश में जो किया गया वो था सन 1949 में बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट की स्थापना करना। अब ये बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट एक्चुअली में है क्या? तो बच्चों मैं पहले आपको एक्ट का मीनिंग समझाना चाहूंगी। एक्ट क्या होता है? एक्ट को अगर हम आम भाषा में परिभाषित करें तो एक्ट को, वैसे इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो अधिनियम के नाम से हम जाना जाता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए आम भाषा में अगर हम बात करें तो किसी चीज से संबंधित नियम नीतियां लागू करने के लिए बनाया गया एक कानून, बेसिकली एक एक्ट कहलाता है। तो सन 1949 में हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की स्थापना की गई, जिसको हम बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मैंने अभी भी बताया आप लोगों को। मुख्य उद्देश्य क्या था? देश में कार्य कर रहे सभी बैंकों को एक तरह के नियमों में बांधना और नियमों में बांधकर उन नियमों के अंतर्गत उनको सही ढंग से चलाना, ताकि जो लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा पूंजी अपनी जमा करा रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे और देश में जो भुगतान संतुलन के क्षेत्र में बैंकों द्वारा बड़ा योगदान दिया जाता है उसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकों की पहुंच को बढ़ाया जा सके। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की स्थापना की गई। एक और परिवर्तन किया गया, वो था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का बच्चों मैं आप लोगों को समझाऊंगी, इससे पहले मैं कुछ और बताना चाहती हूँ, क्योंकि राष्ट्रीयकरण का टॉपिक हमारी सेकंड स्टेज का है, सेकंड अवस्था का है। तो वैसे बताया जा रहा है आप लोगों को कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया और साथ ही साथ 1955 में एक और बड़ा परिवर्तन किया गया। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए बड़े बैंक जिसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसके नाम को बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया तथा उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जो कि आज भी हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। हमारे देश की बैंकिंग अर्थव्यवस्था के मेजर पार्ट को, बहुत बड़े भाग को एसबीआई ने अपने कंधों पर संभाला हुआ है और ये हमारे देश के सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसके बाद पहले चरण के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण जो था हमारा बैंकिंग क्षेत्र का पोस्ट इंडिपेंडेंस सन 1969 से लेकर 1991 तक चला। इस अवधि को, ये जो इतने वर्ष थे, ये जो 12 वर्ष का कार्यकाल था, 12 वर्षों का समय था, इस अवधि को राष्ट्रीयकरण के नाम से भी जाना जाता है, या राष्ट्रीयकरण का काल राष्ट्रीयकरण की अवधि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोगों को राष्ट्रीयकरण का अर्थ नहीं समझ आएगा तब तक शायद ये टॉपिक हमारा अधूरा रह जाएगा। तो राष्ट्रीयकरण के अर्थ को एक्सप्लेन करते हैं। राष्ट्रीयकरण को नेशनलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेशनलाइजेशन का मेन अर्थ क्या है? निजी क्षेत्र के बैंकों को, यानी कि जो प्राइवेट बैंक है, निजी क्षेत्र मतलब जितने भी प्राइवेट बैंक हैं जिनके ऊपर सरकार का कोई भी अधिकार नहीं है या फिर सरकार का 50% से कम अधिकार है, 50% से ज़्यादा पैसा हम जैसे लोगों ने, निजी व्यक्तियों ने लगाया हुआ है, उन बैंकों को हम निजी क्षेत्र के बैंक कहते हैं। तो जब निजी क्षेत्र में काम कर रहे बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में बदला जाता है तो इसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। मतलब अभी तक काम कर रहे, आज़ादी से पहले काम कर रहे सभी बैंकों की सरकार चली गई थी, अंग्रेजी सरकार चली गई थी, सभी बैंक क्या थे? प्राइवेट थे, ठीक है। तो जब निजी क्षेत्र के बैंकों को अब देश की सरकार बन चुकी थी, देश की सरकार ने निर्णय लिया क्यों ना इतना महत्वपूर्ण कार्य लोगों की वित्त को संभालने का, लोगों के पैसे को संभालने का कार्य बैंकिंग क्षेत्र कर रहा है, इसको कुछ और
अच्छी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, इसका प्रबंध किया जाए, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि हमारे देश में ये जो निजी क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, जितने भी प्राइवेट बैंक थे, इनको सरकारी तो नहीं कहेंगे हम, सार्वजनिक करने का कार्य किया। सार्वजनिक करने का क्या तात्पर्य होता है कि इन बैंकों में जिन बैंकों को शुरू करने के लिए पैसा लगा हुआ था, इसमें 50% की हिस्सेदारी, 50% से अधिक की हिस्सेदारी जब सरकार की हो जाती है, किसी देश की गवर्नमेंट की हो जाती है, तो इस तरह की संस्थाओं को हम सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं कहते हैं। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या था? निजी क्षेत्र के बैंकों को सार्वजनिक क्षेत्र में, सार्वजनिक बैंकों में बदलना हमारा राष्ट्रीयकरण कहलाता है। 1969 से 1991 की इस अवधि में कुल मिलाकर 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसके अलावा अभी भी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था कि 1955 में ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और उसको सार्वजनिक करने के पश्चात उसका नाम चेंज कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो 1969 से 1991 तक की अवधि में कुल मिलाकर 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो 1969 से लेकर 1991 तक की अवधि को हम राष्ट्रीयकरण की अवधि कहते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस अवधि के दौरान हमारे देश के 20 बड़े और छोटे निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उन्हें सार्वजनिक किया गया था। इन बैंकों को एक ही समय पर राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया था। 14 बैंकों को सन 1969 में राष्ट्रीयकृत किया गया था और इसके बाद 1980 में 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। ये बैंक कौन से रिक्त किए जाने वाले 14 बैंक थे हमारे? इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, संयुक्त बैंक, यूनियन बैंक एंड यूको बैंक। और 1980 में जिन 6 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया वो बैंक थे हमारे आंध्रा बैंक, न्यू बैंक, निगम बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। तो ये कुल मिलाकर हमारे देश के 20 ऐसे बैंक थे जिन्हें इस अवधि के दौरान पर राष्ट्रीयकृत किया गया था। बच्चों आप चाहो तो इसे नोट भी कर सकते हो। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। 1969 में राष्ट्रीयकृत किए गए थे 14 बैंक: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, सिंडिकेट बैंक, संयुक्त बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा यूको बैंक। और 1980 में नेशनलाइज राष्ट्रीयकृत किए जाने वाले 6 बैंक थे हमारे आंध्रा बैंक, निगम बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा विजया बैंक। तो ये हमारे देश के 20 बैंक ऐसे थे जो कि राष्ट्रीयकृत हो गए थे। और इसके बाद कुल मिलाकर हमारे देश में काम करने वाले सार्वजनिक बैंकों की संख्या भी कितनी हो गई थी? 21। 20 बैंक हमारे ये थे और 21वां बैंक हमारा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। 1974 में क्योंकि हमारे देश में अभी तक बैंकों का विकास ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं हुआ था, तो नर्सिंग कमेटी की सिफारिश पर 1974 में RR20 की स्थापना की गई। RR20 का अर्थ था आर फॉर रीजनल, आर फॉर रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वो बैंक जिनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का कार्य करना था, वो हमारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। तीसरा चरण था हमारा 1991 से अब तक जो हमारा चरण चल रहा है, बैंकिंग क्षेत्र का चल रहा है, उसे हम तीसरे चरण के नाम से भी जानते हैं। और इस चरण का नाम उदारीकरण का चरण दिया गया है। उदारीकरण का मतलब कि सरकार ने उदारता दिखाई, सरकार ने नरमी दिखाई और निजी लोगों को भी बैंकिंग क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही हमारे देश में नए प्राइवेट बैंकों की स्थापना हुई, जैसे कि HDFC बैंक, देश का बहुत बड़ा प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला बैंक है, बंधन बैंक। और आज की डेट में तो हमारे देश में बहुत सारे प्राइवेट क्षेत्र के बैंक कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में
काफ़ी योगदान दे। तो आशा करती हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक था, जो सेशन था, आप सबको समझ आया होगा, आपकी सभी बाधाएं दूर हुई होंगी, आपकी शंकाएं दूर हुई होंगी और आपको बैंकिंग के इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी सही तरीके से समझ आई होगी। थैंक यू।